दिक्कत रहती है सर फिजिक्स में कैलकुलेशन कैसे करें, बड़ा दिक्कत रहता है। हम कैलकुलेशन पे काम ही नहीं करेंगे, हम कुछ तरीके, कुछ जुगाड़, कुछ बेसिक ऐसे बनाएंगे कि अपने क्वेश्चन को बस देखें और सीधे सॉल्व कर दें, जैसे हम बायो सॉल्व करते हैं। और जो समझते हैं बच्चों करना क्या है इसके अंदर, तो हम लोग शुरू करेंगे अपने 24 के, 23 के, 22 के सारे पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे और चेक करेंगे फिजिक्स के अंदर बिना कैलकुलेशन हम लोग सॉल्व कैसे करें। जैसे हम लोग एसीसी के अंदर हम लोगों ने जब हमने अपने नोट्स बनाए थे, क्लास करी थी, क्लास में हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट बनाए थे, उनके ब्याह पे किस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हम इसकी बात करते हैं। तो वो शुरू करते हैं आज का हम लेक्चर अबाउट द अपने एंट्रेंस के लिए, पीवाईक्यूज के लिए सॉल्व कैसे करना है। बच्चों क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके, कब के हैं ये आपके क्वेश्चन है बच्चों 2000, अभी हम बात करेंगे बच्चों किसकी, 24 की बात करेंगे, फिर नेक्स्ट में हम आते हैं कि 23 में क्वेश्चन कैसे आए हैं। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन, देखो जरा बच्चों स्टेप बाय स्टेप ध्यान समझना, कोई पेंसिल निकाल लो, लेटना बैठना बंद करो, स्कूल से क्वेश्चन देखो अपने आराम से। तो क्या बोला, इफ फ्रीली फॉलोइंग ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वीटी ग्राफ। अरे वीटी का क्या मतलब हुआ बच्चों, वीटी का मतलब हुआ वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात कर रहा है। और जब हमने क्वेश्चन अपना जब क्लास करी थी, क्लास हमने क्या सीखा था, जब भी वीटी ग्राफ आ जाए तो पट्टी कैसी खींचेगी भैया, सीधी खींचेगी, ये ध्यान रखना, वीटी ग्राफ में पट्टी सीधी खींचेगी। और कंडीशन क्या लगा दी है बच्चों उसने, फ्रीली फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। अरे क्या मतलब हुआ, इसको मैं छोड़ दूं यहां से तो फ्रीली नीचे गिरेगा, खींचने वाला कौन, ग्रेविटी। अरे कितने रफ्तार से खींचेगी, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। क्या मतलब हुआ इस बात का बच्चों, मतलब हुआ हर एक सेकंड में इसकी रफ्तार बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, 10 मीटर पर सेकंड, जितना उसका एक्सेलरेशन उतनी ही रफ्तार बढ़ेगी, बढ़ेगी रफ्तार बढ़ेगी। आओ पहले तुम चेक करो। अरे भैया यहां तो टाइम ही कांस्टेंट कर दिया, पॉसिबल नहीं है, क्या है, पट्टी सीधी खींच दी है टाइम के अलोंग, टाइम कांस्टेंट पॉसिबल नहीं है। यहां बच्चों देखो पट्टी सीधी खींच दी, क्या मतलब हो गया, v की पट्टी खींच दी, y कॉलम खींच दी, वेलोसिटी दे रखी है, v कैसे हो गया बच्चों, कांस्टेंट, पॉसिबल नहीं है। यहां पर आओ, यहां पर आओ, यहां देखो बच्चों अभी हमने क्या कहा, जब फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती है वेलोसिटी का मान उसकी वैल्यू बढ़ती है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, क्योंकि इसमें डिक्रीज कर रही है। खत्म कहानी। आओ बच्चों अगले क्वेश्चन देखो जल्दी से। आओ स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, देखो हमसे कि इफ टू यूनिफॉर्मली मूविंग बॉडीज ट्रेवल अलोंग सेम डायरेक्शन द डिस्टेंस बिटवीन देम रिड्यूस बाय 6 सेंटीमीटर। अरे दूरी में तब्दीली कितनी आई मेरे बच्चों, 6 सेंटीमीटर, और टाइम का मान लिया इसने 4 सेकंड। इतनी बात समझ में आई। उससे पहले एक चीज समझो, ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करें। बच्चे भैया फैल जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर होता है वाला। सुनो मेरी बात को, सुनना। बट जब देखो इसमें ना एक बार बोला कि बॉडी दोनों हो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, फिर क्या बोल दिया कि बॉडी जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। बच्चा यहीं फंस गया कि कैसे क्या लें। सुनना मेरी बात को, फिजिकली फील करो इस बात को। अरे मैं यहाँ पर खड़ा हूं, तुम मेरे आगे खड़े हो और तुम भाग रहे हो 5 की रफ्तार से। अब मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हारी रफ्तार कितनी होगी बच्चों, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब तुम 5 से भाग रहे हो और तुम्हारे पीछे पीछे 2 से मैं भाग रहा हूं। अब मुझे क्या फील होगा, तुम्हारी रफ्तार कितनी है, 3 मीटर पर सेकंड। का है अब 2 से मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे भाग रहा हूं, तो मुझे क्या फील हो रहा होगा कि तुम 5 से नहीं 3 से भाग रहे हो, बिकॉज 2 में खा गया। आई बात समझ में। ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, रिलेटिव वेलोसिटी बोलते हैं। तो वही क्वेश्चन में दे रखा है। मतलब क्या हुआ, सुनना मेरी बात को, जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में थे, ये 5 से है ये 2 से है, तो इनकी वेलोसिटी का वेग का मान की वैल्यू डिक्रीज करी। डिक्रीज करी मतलब माइनस करना पड़ेगा, ठीक है बात। अच्छा सुनो मेरी बात को, मुझे वो 5 से भागते हुआ आया, मैं 2 से भागा, और जैसे ही 5 से निकले तो हमें क्या फील होता है, वो हमें क्या फील होता है कि मुझे क्या फील होगा कि ये वाला जो आ रहा है बड़ी रफ्तार से गया। इसे क्या फील होगा कि जो मैं आ रहा हूं बड़ी रफ्तार से। क्या है, क्योंकि जब 5 से निकलते हैं अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो बड़ी वेलोसिटीज एडअप हो जाती हैं। अरे फील करा होगा, तुम गाड़ी चला रहे हो 50 मीटर पर सेकंड से और सामने वाला भी आया 50 मीटर पर सेकंड से, हमें क्या फील हुआ कि भैया बड़ी तेज तक गया, कान पे हवा मार के गया, बड़ी तेज गया है। क्यों गया है, क्योंकि रफ्तार एडअप हो चुकी है हमारे पास। नियम क्या है, जब भी बच्चों सेम डायरेक्शन बोल दो क्वेश्चन में तो क्या बोल देना भैया, माइनस कर देना, नेगेटिव कर देना। और जब क्या बोल दे भैया अपोजिट डायरेक्शन में चलती हुई आ रही है अपने लेवल पे, क्या बोल देना, खाली इसको प्लस कर देना। अब सुनो मेरी बात को। अरे क्या बोला, टू बॉडीज है ना। अच्छा अब देखो 2 बॉडी मान लो, चलो मैंने एक मैंने बोल दिया ए बॉडी है विच मूविंग वेलोसिटी x, बी बॉडी है विच मूविंग वेलोसिटी y। अब सुनो मेरी बात को, जब बच्चों दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है तो मैं क्या बोल दूं, x माइनस वाई, ये आ गई मेरे पास इन दोनों की वेलोसिटी का v। अब क्या पूछ रहा है, दूरी कितनी है इन दोनों की, रिड्यूस डिस्टेंस हुआ 6 सेंटीमीटर, टाइम दे रखा है 4 सेकंड। सुनो मेरी बात को, v बराबर क्या बच्चों, d अपॉन टी, कितना दे रखा है v, x माइनस वाई 6/4, कितना आंसर है 3/2 सेंटीमीटर पर सेकंड में, क्योंकि सेंटीमीटर में दे रखा है 6 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, आगे बढ़ो। बिटवीन देम
ठीक है, अब यहां पे आओ, इफ दे ट्रैवल टूवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, द डिस्टेंस बिटवीन देम रिड्यूस बाय 1 मीटर, इन दोनों के बीच की वैल्यू का मान 1 मीटर हो गया। अरे क्या मतलब हुआ, काय वाले मीटर में, जब पहली कहानी सेंटीमीटर में, दूसरी भी कहानी डाल दो सेंटीमीटर में, मतलब बच्चों कितना हो गया, दूरी बोलो 100 सेंटीमीटर, टाइम बोलो 8 सेकेंड। तो अरे अच्छा भाई साहब 8 सेकेंड, कुछ ना करना अपोजिट डायरेक्शन में, तो मैं क्या कर दूं बच्चों, प्लस कर दूं, तो x प्लस वाई 100/8 मानी कितना हो गया बच्चों, 50/4 25/2। आई बात समझ में। अरे एक क्वेश्चन बच्चों ये वाली मिल गई पहली, एक मिल गई दूसरी। आओ और समझ क्या पूछ रहा है हमसे, What is the ratio of their speed with which they are traveling? इनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा। अरे सिंपल क्या पूछ रहा है, ये स्पीड y है, ये स्पीड x है, y अपॉन x का बच्चों रेशियो क्या होगा, हमसे यही पूछ रहा है खाली, इनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा। और निकाल दें x y की वैल्यू, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, खत्म कहानी। अरे दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ दो, ऐड कर दिया मैंने किसको, पहली को प्लस कर दिया किससे बच्चों, दूसरी से, तो x प्लस x मेरे बच्चों कितना हो गया 2x। अरे y खत्म, मैं बोलो कितना है बच्चों 3/2 प्लस कितना आ गया हमारे पास 25/2, कितना आ गया बच्चों 28/2, कितना आ गया बच्चों 14। अरे x की वैल्यू कितनी आ गई 7। अरे काहे 7, अरे 2 भी जाओ नीचे की तरफ, 14/2 7। अरे 7 किस में आई है, सेंटीमीटर पर सेकंड में आई है। अच्छा भाई बात समझ में आ गई। अगर x मिल गया, अब y कैसे निकालूं, सर y निकाल दो। अरे कहां निकाल दो, यहां पुट कर दो, x बोलो बच्चों कितना है, x हमारे पास 7, y हमें निकालना है कितना 3/2। अरे बोलो 7 - 3/2 कितना आ गया बच्चों, y के बराबर, 14 - 3 कितना बच्चा 11/2 इज इक्वल टू बच्चों कितना मिल गया, y के बराबर, कि y आ गया। हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है y अपॉन x। यहां देखो y अपॉन x कितना है भाई, देखो 11/2। अच्छा अब व्हाट अबाउट x, व्हाट अबाउट x 7, तो 7/1 ये गया ऊपर या इसके ऊपर, तो 11/14, यानी 11:14, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मुझे बात समझ में आई। तो याद रखना, जब बॉडी हमारे पास कहां होती है, सेम डायरेक्शन में, माइनस कर देना, और जब बॉडी हो अपोजिट डायरेक्शन में तो प्लस कर देना। और जल्दी से करो उसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन डज नॉट रिक्वायर्ड फोर्स। जब हम क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे, हमने कहानी बनाई थी, जहां पे कर्व की खुशबू आ जाए, जहां पे कर्व आ जाए, फौरन समझ जाना फोर्स की आवश्यकता जरूरी है, फोर्स चाहिए ही चाहिए। सॉरी, लेक्चर पूरा नहीं हो पाता जब तक ये मार्कर ना करे। अब ध्यान देखो बच्चों, जैसे ये एक कर्व आया, सुनना मेरी बात को, अब बच्चों बॉडी, अच्छा बॉडी चली सीधी की तरफ, कोई फोर्स की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही टर्निंग पॉइंट आया, जैसे ही कर्व आया, तो बच्चों क्या समझ गए, वहां पे हमें फोर्स चाहिए। कौन सी फोर्स चाहिए, सेंटीपिटल फोर्स चाहिए। अरे फर्स्ट फोर्स चाहिए, इतना खाली याद रख लो बस। जब भी कर्व पॉइंट कर्व आ जाए, मैं सर्कल की बात कर लूं, मैं इलिप्टिकल की बात कर लूं, मैं प्रोजेक्टाइल मोशन की बात कर लूं, तो तीनों में क्या चाहिए बच्चों, तीनों में कर्व भी आ गया। तो देखो यहां पर आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर्ड फोर्स। सर्कुलर मोशन है, सेंटीपिटल फोर्स चाहिए, इलिप्टिकल है फोर्स चाहिए, प्रोजेक्टाइल मोशन है फोर्स चाहिए, इसमें नहीं चाहिए। तो मैं क्या बोल दूं, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऐसा मोशन है जहां पे फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ए बॉडी ऑफ मास, देखो बच्चों मास देखो कितना दे रखा है, इसका मास है कितना 100 ग्राम। अरे क्या मतलब हुआ मेरे बच्चों 0.1 kg। ठीक है, आगे बढ़ो। अटेन अ वेलोसिटी, इतनी वेलोसिटी अटेन कर ली, कहां से कर ली, इनिशियल से कर ली। कितनी होगी बच्चों, इनिशियल 0, t इज इक्वल टू कितना आ गया 0.1 सेकंड। अब बच्चे बोलते हैं सर 20 अटेन कर ली 20, तो इनिशियल कितनी है। आपने जब इनिशियल अटेन कहां से करी होगी, जब वो ओरिजिन पे था। जब लेट कर लेते हैं, जब ऐसी कंडीशन हमारे पास बनती है। अरे क्या पूछ रहा है बच्चों, फोर्स पूछ रहा है। क्या फॉर्मूला, F बराबर ma। एक ऐसे निकाले। अब ध्यान समझना, जब जब टाइम हो, जब जब डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, पहले चेक करना एक ऐसे निकालें। बच्चों पहले इक्वेशन पे आओ, पहले इक्वेशन पे आओ। पहले इक्वेशन क्या है हमारे पास, मैंने क्या बोला बच्चों, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो v माइनस यू अपॉन टी बच्चों क्या मिल गया, a के बराबर। तो मैंने बोला v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as क्या मिल गया, v स्क्वायर यू स्क्वायर अपॉन 2s इज इक्वल टू a के बराबर।
अब सुनना मेरी बात को, जब टाइम के बारे में बात करें एफ बराबर एम एक की जगह पर बच्चों ये लगा देना, और जब क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट मालूम हो सीधा ये लगा देना। क्या मालूम है? टाइम मालूम है, लगा दो एफ इज इक्वल टू एम 0.1 v माइनस यू कितना है v माइनस यू अपॉन 0.1। अरे हाँ है ना, अरे सिंपल एक ही जगह ये पुट कर दिया, ये इससे कट गया, खाली कितना आंसर आ गया बच्चों 20 न्यूटन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। खत्म करो। क्लियर? आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। देखो परसेंटेज चेंज, परसेंटेज में हमने एक नियम बनाया था कि जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है चेंज अपॉन ओरिजिनल मल्टीप्लाई 100 इनटू परसेंटेज। जैसे मैंने कहा बच्चों ए का परसेंटेज निकालना है तो हम लोग क्या बोल रहे थे, A2 माइनस A1 अपॉन A1 मल्टीप्लाई 100, ये आ गया परसेंटेज। तो बच्चों आसान करने के लिए मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, देखो इस चीज को आसान हम लोग कैसे करें। तो परसेंटेज निकालने के लिए देखो मैंने क्या करा, इसको यहाँ पे ये है ना, अब यहाँ देखो अच्छे से रहा, अच्छा ये उल्टा कर दिया, और इनिशियल में से इसको, ये है हमारे पास इनिशियल, ध्यान रखना ज्यादा होता है या डिक्रीज इंक्रीमेंट, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अपना आराम से काम कर लेंगे। मैंने तुम्हें ये बता दिया था कि जब भी कभी भी कोई ऐसी कहानी बने, जब भी कोई कहानी ऐसी बने तो परसेंटेज को ऐसे निकालने से पहले ये है हमेशा क्या निकालना, परसेंटेज को निकालने से पहले बच्चों ऊपर A2 अपॉन A1 ले लेना, माइनस 1 कर देना, इंटू किससे कर दूं मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज। अरे वही तो चीज निकल कर आएगी मेरे बच्चे, इसको ऊपर लेकर जाओ A2 माइनस A1 अपॉन A1, वही निकल कर आएगा। तो इसमें करने में हमें आसानी रहती है क्योंकि ऊपर पहले माइनस करो फिर डिवाइड करो तब आंसर निकलता है, ना करो सिंपल इसको पहले से इसको ऐसा कर लो। अब सुनो मेरी बात को, the percentage of distance between two objects so that gravitational force between them gets double। फोर्स की मात्रा बढ़ गई। अरे जब भी हमारे पास बच्चों दो मास हैं M1 M2, इन दोनों के बीच की दूरी मैंने ले ली R। अब सुनना मेरी बात को अच्छे से जरा, तो मैंने क्या बोला F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन मैंने क्या बोल दी बच्चों R1 का स्क्वायर। अब फोर्स की वैल्यू कैसी हो गई है, डबल। अब जरा देखो बच्चों, अब देखो फोर्स में आर में परिवर्तन कर रहा है, तो जी एम एम से हमारा कोई ताल्लुकात नहीं, तो मैंने क्या बोल दिया बच्चों एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 का स्क्वायर। तो आगे क्या बोलूं, एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब देखो फोर्स कैसी हो गई बच्चों डबल, तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया 2F, जहां मैंने क्या बोल दिया बच्चों R2 का स्क्वायर। आर की वैल्यू मैंने कम ज्यादा कुछ कर दी तो वहां पर फोर्स में फर्क आया, कितनी बढ़ गई 2F हो गई, तो मैंने उसको R2 बोल दिया। डिपेंडेंसी चेक करो, खाली फोर्स की आर की पूछ रहा है। अब यहां पर आ जाओ, डिवाइड कर दो, तो हमें क्या मिलने वाला है F1 मिला, ये F2 मिला। अब सुनने मेरी बात को, नहीं फोर्स डबल है तो सिंपल में इसको F छोड़ दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों। ये हो गया F, ये हो सिंपली 2F, डिवाइड करो जल्दी से करो। तो मुझे क्या मिला देखो हमें यहाँ से 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 का स्क्वायर 1 अपॉन R2 का स्क्वायर। तो बच्चों 1 अपॉन 2 व्हाट वी गेट R2 अपॉन R1, और बच्चों इस पे क्या होगा स्क्वायर, तो इसमें मैं क्या डाल दूं बच्चों अंडर रूट 2, हाँ है ना। देखो R2 अपॉन R1, अब सिंपल हमें वैल्यू यहां मिल चुकी है 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 करना है। अब यहां पर आ जाओ, परसेंटेज का चेंज बच्चों बोलो 1 अपॉन रूट 2 मतलब 1.4 माइनस 1, ये आ गया बच्चों सिंपली परसेंटेज का चेंज। इसको ऊपर लेके जाओ, क्या क्या बोलोगे 10 अपॉन 14 माइनस 1, करो जल्दी सॉल्व इसको बच्चों। 10 माइनस 14 अपॉन 14 क्या मिला बच्चों माइनस 4 अपॉन कितना मिला बच्चों हमें 14, काटापीटी कर ली इसकी, कितना मिला 2 अपॉन 7। ये आ गया हमारे पास कहानी की पूरी कहानी। अब बच्चों सॉल्व कर लो इसको आराम से, 100 से मल्टीप्लाई कर दे, 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, कितना हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा इसके अंदर। तो ये अप्रोक्सीमेटली बच्चों आंसर माइनस में आ रहा है, तो ये पॉसिबल हो सकता है, ये पॉसिबल हो सकता है, ये प्लस में है काट दो। अब माइनस में आया बच्चों, माइनस में आया, अरे माइनस में आया तो ऑप्शन तुम्हारा सी मैच करेगा इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है बच्चों पूरी कहानी क्लियर। आओ अगले क्वेश्चन पे ली से, टू बॉडीज ऑफ मास 4 kg। जल्दी से देखो बॉडी के बच्चों M1 कितना हमारे पास 4 kg, M2 कितना हमारे पास सिंपली 8 kg, ठीक है। अच्छा ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन सी है इसका अंडर रूट 2:1, ऑप्शन डी है 1:2 अंडर रूट 2, ठीक है ना, कट गए ऑप्शन। आगे देखो हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, अरे जो काइनेटिक एनर्जी इसके पास है वही काइनेटिक एनर्जी इसके पास है। द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटम, इसका मैंने P1 बोल दिया, इसका मैंने P2 बोल दिया। इनके लीनियर मोमेंटम का रेशियो क्या होगा, मतलब P4 अपॉन P8। अरे बच्चों सिंपल नियम बनाया था अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट
2m काइनेटिक एनर्जी, और दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम है, 2 कांस्टेंट है, तो मतलब क्या होगा बच्चों, P4 अपॉन P5 इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट किसके प्रोपोर्शनल आ गया बच्चों, खाली मास के। कितना मास है 4, कितना मास है 8, कितना आंसर आ गया बच्चों 1/2, मतलब 1:2 अंडर रूट 2 के बराबर। खत्म कहानी, ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, देखो बच्चों ये क्वेश्चन देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन बनाया है इन लोगों ने। देखो जरा क्या बोला, देखो इसमें अच्छे समझना। द मास ऑफ एन एम्प्टी बकेट ऑफ कैपेसिटी 100 लीटर। अब देखो बच्चों वॉल्यूम जो है कितना दे रखा है हमारे पास, 10 लीटर, सॉरी 10 लीटर है। इसको अगर मैं मीटर क्यूब में करूं तो याद रखना 1 लीटर का मतलब होता है, 1 लीटर का मतलब होता है 10 की पावर -3। मतलब क्या होगा बच्चों, देखो 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। अब जहां पर 10 लीटर का मतलब क्या हो गया बच्चों, 10 की पावर इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो 10 लीटर को हमने कन्वर्ट कर लिया 10 की पावर -2 मीटर क्यूब। दिस इज द वैल्यू ऑफ वॉल्यूम। इतनी बात समझ में आई। इस 1 kg द मास ऑफ एम्प्टी बकेट, बच्चों बकेट का जो मास है, मास बकेट का मास कितना दे रखा है बच्चों, सिंपली 1 kg। जब वो खाली है ना, खाली है, लिख लो आराम से पहले इसको, जब खाली है तो ये आ गया हमारे पास। व्हाट व्हेन इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद अ लिक्विड। अच्छा, पानी से किसी लिक्विड से भर दिया और क्या दे दी बच्चों उसको, रिलेटिव डेंसिटी कितनी दी बच्चों, 0.8 उसकी क्या है, रिलेटिव डेंसिटी। अरे क्या मतलब होता है इसका, रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। अच्छा कितनी देखिए बच्चों, देखो 0.8 मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन 1000 किसकी होती है, पानी की। तो बच्चों हमें क्या मिल गई, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी मिल गई, सिंपली हमारे पास 800। ठीक है ना, ये बात हमें समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन ने पूछा द मास ऑफ बकेट। देखो सुनना पहले मेरी बात को, क्या पूछ रहा है वो हमसे। पहले बाल्टी आपकी खाली है, बाल्टी खाली है तो उसका मास 1 kg दे रखा है। और बाल्टी में भैया 10 लीटर पानी भर दिया, पानी भर दिया, पानी भर दिया, द मास, नहीं पानी नहीं, कोई भी लिक्विड भर दिया। बाल्टी में हमने कोई भी लिक्विड भर दिया जिसकी डेंसिटी कौन सी वाली, रिलेटिव डेंसिटी 0.8 दे रखी है। जब पानी भर दोगे तो भैया उसका मास तो बढ़ ही जाएगा। तब कितनी कितनी भारी हो गई है पानी भरने के बाद, ये हमसे पूछ रहा है। बात समझ में आई, पहले कितनी है 1 किलो की। अब मुद्दा इस बात का है जो हमने मटेरियल भरा है उसका वॉल्यूम कितना है बच्चों, देखो ये रहा वॉल्यूम, ये रहा वॉल्यूम। उसका मास कितना है, मास नहीं मालूम, तो उसकी डेंसिटी मालूम है, ये डेंसिटी। तो आप क्या बोलोगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। कितनी डेंसिटी है बच्चों, 800 मल्टीप्लाई व्हाट अबाउट वॉल्यूम, 10 की पावर -2 इज इक्वल टू मास के बराबर। ये कट गया बच्चों, कितना आ गया हमारे पास 8 kg मास। अरे किसका मास आ गया 8 kg, उस लिक्विड का है जो हम बाल्टी के अंदर डाल रहे हैं। पहले 1 किलो की थी, 8 किलो का मास और डाल दिया, अब कितनी हो गई बच्चों, 9 किलो की हो गई, 9 किलो की हो गई। ठीक है, चलो ठीक है। देखो चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। द स्पीड ऑफ साउंड इज 336 मीटर पर सेकेंड। अच्छा अच्छा अच्छा, द स्पीड ऑफ साउंड इज 3, अच्छा एक मिनट रुको, उसके ऑप्शन कट गए, मैं ऑप्शन बताऊं क्या क्या है इसमें। स्पीड ऑफ साउंड दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड है 336, है ना। और क्या है बच्चों, उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है हमारे पास 560। व्हाट अबाउट द वाइब्रेशन, देखो क्वेश्चन बच्चों ऐसे सॉल्व हो जाएगा। व्हाट अबाउट द वाइब्रेशन कितने दे रखे हमारे पास, 30 वाइब्रेशन, है ना। A speed of sound is how far does a sound travel in a air when tunic fork of frequency इतने and makes 30 vibration। देखो याद रखना, देखो याद रखना, पहले ऑप्शन भी दे रहा हूँ, देखो याद रखना बच्चों। ये देखो मैंने ये बनाई, मैं इसको बच्चों क्या बोल दूं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक वेवलेंथ। और एक वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, एक वाइब्रेशन। अरे भैया देखो, टू एंड फ्रो मोशन जब पार्टिकल करता है ना तो वो आगे बढ़ा फिर पीछे गया, तो टू एंड फ्रो मोशन को तो हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वाइब्रेशन। और एक वाइब्रेशन में कितनी होती है, एक वाइब्रेशन मतलब होता है एक वेवलेंथ।
और बच्चों कितनी पूछा है वो 30 वाइब्रेशन। तो मेरे बच्चों कितनी हो गई हमारे पास 30 वेवलेंथ। अरे वेवलेंथ लेंथ है दूरी है, एक वेवलेंथ इतनी बड़ी है, दो इतनी बड़ी हो गई, तो 30 तो बहुत बड़ी हो गई। तो पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी कि एक वेवलेंथ कितनी है, 30 से मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट द टोटल दूरी। ठीक है, आ जाओ बच्चों आ जाओ और निकाले वेवलेंथ। बोलो बच्चों फॉर्मूला बोलो, लैम्डा फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या आती है हमारे पास वेलोसिटी। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों, वेलोसिटी अपॉन फ्रीक्वेंसी। कितनी है वेलोसिटी 336 बच्चों, व्हाट अबाउट फ्रीक्वेंसी 560, ये आ गई। हमें क्या मिल गया बच्चों, लैम्डा मिल गया, उठा के यहां पुट कर दो, आ जाओ। तो देखो 30 डिस्टेंस चाहिए हमें, डिस्टेंस चाहिए कितना है बच्चों 30 लैम्डा, तो 30 आ गया। व्हाट अबाउट लैम्डा बोलो 336 अपॉन 560, करो उसको मल्टीप्लाई डिवाइड, आंसर निकल कर आ जाएगा। चलो करो, इसे करो उसको, मतलब ऑप्शन पूरे लिख दू उसके। तो बच्चों इसके ऑप्शन है 9, 18, 27 और 36, ठीक है ना। चलो हाँ, अब जहां पर आओ स्टूडेंट्स, अब इसकी काटापीटी करो, इसे कितनी काटापीटी करोगे, तो इसको इससे काटो कितना आंसर आएगा, और इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो बच्चों 0 से 0 कटा, तो 3 इंटू 336 अपॉन 56, आराम से इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, तुम्हारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो बच्चों में क्या करना है, 336 को 3 से मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आया उसको डिवाइड करना है 56 से। तो बच्चों डिवाइड काटापीटी करोगे तो तुम्हें ऑप्शन मिल जाएगा बी 18 मीटर, है ना। चलो बात समझ में आई नहीं, ये मेन मुद्दा है वाइब्रेशंस का। आगे आओ, चलो यहां पे आओ। साउंड वेव कैन नॉट प्रोपोगेट इन स्टील, अरे क्यों नहीं कर सकती हैं, कैन नॉट प्रोपोगेट इन वैक्यूम, ये बात सही है। मूव फास्टर देन लाइट, कैन नॉट प्रोपोगेट इन वैक्यूम, ये तो बात सही है। देखो बच्चे मत रखो, कैन नॉट प्रोपोगेट इन वैक्यूम, नहीं वैक्यूम में प्रोपोगेट नहीं कर सकती हैं, तो सही बात है। मूव फास्टर देन लाइट वेव, नहीं गलत बात है। कैन नॉट प्रोपोगेट इन स्टील, ये भी गलत बात है। आर नॉट लॉन्गिट्यूडनल इन, ये भी गलत बात है। तो ऑप्शन बी ये पूछा है बच्चों इनमें से कि सही कौन सा है, सही कौन सा है। तो साउंड वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडल वेव, जो कहां ट्रेवल करती हैं, मीडियम में ट्रेवल करती हैं, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, मैकेनिकल वेव आल्सो। तो मतलब क्या हुआ बच्चों, जब साउंड में ट्रेवल करती हैं तो भैया स्पीड में ट्रेवल कर सकती हैं, तो ये बात जो है गलत है, ये भी गलत है। लाइट की रफ्तार होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, उससे ज्यादा, और साउंड बच्चों कितना होता है 3, साउंड की रफ्तार 332, 333, ये इसकी साउंड की रफ्तार होती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, है ना। कैन नॉट प्रोपोगेट इन वैक्यूम, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव, है ना। ट्रांसवर्सल वेव कर सकती हैं, लॉन्गिट्यूडनल नहीं कर सकती हैं। अगले क्वेश्चन पे आओ। देखो एन इलेक्ट्रिक बल्ब मार्क, देखो पावर बोलो बच्चों, पावर कितनी है उसकी 40 वॉट। व्हाट अबाउट वोल्टेज 200 वॉट, ये तो क्लास वाला क्वेश्चन है भाई बच्चों। वोल्टेज कितने कर दिया, देखो हमने V इज इक्वल टू कितना कर दिया 100 वोल्ट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पावर, ये पूछ रहा है। अरे वोल्टेज मालूम थे, पावर मालूम थी, हमने क्या लगाया बच्चों, V इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। अरे R निकाल दो, तो V स्क्वायर अपॉन P। अरे कितना है V, 200 मल्टीप्लाइड 200 अपॉन 40, दिस इज द वैल्यू ऑफ R। यहां पे लगा दो, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R, जो P निकालना है। व्हाट अबाउट V 100, तो 100 इंटू 100, अच्छा व्हाट अबाउट R 200 इंटू 200 अपॉन 40, कहां पहुंचा तुम्हारा 40 ऊपर, 20 20 20 20, 2 द बच्चों कितना हो गया हमारे पास 4, तो ऊपर है 40 अपॉन 4, कितना आ गया बच्चों ऑप्शन 10, डी इज करेक्ट। In the following figure, the current through 6 ohm resistance is, 6 ohm resistance के पास बच्चों, मेरे बच्चों कितना करंट फ्लो कर रहा है ये बताना है। अरे व्हीट स्टोन ब्रिज की कंडीशन बताई थी, व्हीट स्टोन ब्रिज लगा दो खाली, व्हीट स्टोन ब्रिज क्या था, आर दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, 8/20,
अच्छा 8/20 क्या मिला मुझे 4/10। पहली बात तो हमें ये मिल गई। यहाँ पे ऑलरेडी क्या दे रखा है बच्चों 4/10, और जैसे ही कंडीशन बैलेंस होती है अंदर की करंट की वैल्यू 0 हो जाती है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो सिंपल तुम्हारा क्लास वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अगले पे आ जाओ सब। इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है देखो बच्चों ये क्वेश्चन तुम्हारा देखो कब 2024 में पूछा गया, 2021 में पूछा गया, 2016 में पूछा गया, बार बार यही क्वेश्चन निकल निकल कर आ रहा है। ठीक है ना, तो लगाते हैं उसके अंदर भी। देखो हमने क्या नियम बनाया था, देखो देखो हमें काम करना था उल्टे हाथ पे, जब भी फोर्स की बात करें उल्टे हाथ पे। अब देखो फादर मदर चिल्ड्रन, फादर मदर चिल्ड्रन, फादर का बच्चों लो एफ मतलब फोर्स, मदर का लो एम मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और बच्चों बच्चे का लो सी का मतलब करंट या वेलोसिटी। बात समझ में आ गई। तीनों बार कैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर। आ जाओ जरा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अरे इजारी फील्ड, अच्छा फॉर्मूला लगाते हैं किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल के लिए। अरे कहां गई फील्ड, देखो ये गई फील्ड, कहां है चार्ज पार्टिकल, ये इलेक्ट्रॉन, कहां जा रहा है, पकड़ी मुंडी घुमा दो नीचे करके, हो गया। दिस इज वेयर, दिस इज आउट ऑफ द पेज, लेकिन इलेक्ट्रॉन है उल्टा कर दो, क्या हो गया बच्चों, इनटू द पेज, इनटू द पेज, इनटू द पेज। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन पूछा गया है 3 बार। The magnetic field at this distance r from a current carrying wire is 4 टेस्ला। मुझे शो करते हैं किसको, हम मैग्नेटिक फील्ड को शो करते हैं बी से, 0.4 टेस्ला कहां पे है, ये r दूरी पे है। अरे देखो बच्चों हमने ये नियम बनाए थे बहुत सारे, चाहे स्ट्रेट वायर हो चाहे सर्कुलर वायर हो, किसी भी करंट के, किसी भी वायर के अंदर करंट फ्लो कर रहा होता है मेरे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है 1/r होती है। जितने गुना आर बढ़ाओगे उतने गुना फील्ड कम होगी, जितने गुना आर कम करोगे उतने गुना फील्ड बढ़ जाएगी। अरे कितने गुना आर बढ़ा दिया, कितना 2r कर दिया, जब इसको डबल कर दिया ये हाफ कर दो, कितनी थी 0.4, 0.2 कर दो, खत्म कहानी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, यहां पर आओ बच्चों देखो, अच्छा अब यहां देखो हमें इसमें नियम बनाया था, हमें देखना होता है यहाँ पे माध्यम कौन सा है, ए बी बी ही, कुल मिलाकर बात क्या है, हल्का भारी चेक करो, हल्का मतलब रेयर, भारी मतलब डेंसर। अरे भैया ये नियम बनाया था, जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी हमें ये चेक करना है नॉर्मल के पास गई या नॉर्मल से दूर गई। जब भी नॉर्मल के पास जाएगी तो बोलेंगे डेंसर मीडियम है, नॉर्मल से दूर जाएगी तो बोलेंगे हल्का मीडियम है, रेयर मीडियम है। अरे भैया चेक करो, ये सीधा जाना चाहती है लेकिन कहां मुड़ गई, कहां मुड़ गई, नॉर्मल की तरफ। ये हो गया बच्चों डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। ये कैसे हो गया हमारे पास, रेयर मीडियम, हल्का मीडियम। अब क्वेश्चन पे आते हैं, रे ट्रैवल फ्रॉम एन मीडियम टू मीडियम बी एज शोन इन फिगर, सही बात है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ए विद रेस्पेक्ट टू बी, ये पूछ रहा कितना होगा। अरे भाई ऊपर वाली कैसी है बच्चों, भारी है, तो ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, और छोटे को बड़े से डिवाइड करोगे तो वैल्यू 1 से छोटी आएगी, यूनिटी से छोटी आएगी, तो बच्चों लेस देन यूनिटी, खत्म कहानी। ठीक है, आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अब द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज, अरे भैया फोकल लेंथ मालूम, कितनी मालूम, 10 सेंटीमीटर। क्या पूछ रहा है हमसे, ये पावर पूछ रहा है। अरे कुछ कछु ना करना, 1 सिंपली एफ लगा दो। अगर ये सेंटीमीटर में है तो बच्चों ऊपर क्या लगाना पड़ेगा 100, तो P = 100/10, कितना आंसर आ गया 10 डायोप्टर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। A beam of light is incident through the hole of side A, ठीक है, जैसे एंट्री करी और जैसे इमेज हो रही। अब खुद सोचो बच्चों, देखो खुद सोचो, लाइट जो है इस वाले पॉइंट से बाहर निकल रही है। देखो लाइट का जो इधर कटना है वो कॉनकेव से भी है, ग्लास से भी है, प्रिज्म से भी है, कॉन्वेक्स से भी है। तो इस कंडीशन में क्या है, देखो हम लोग क्या, हमें क्या लग रहा है, बाहर की तरफ लाइट बिखर रही है। अरे मेरे बच्चों, तो अंदर की तरफ कौन सा लेंस होगा, अंदर की तरफ मेरे बच्चों कॉन्वेक्स ही तो होगा, क्योंकि देखो सारी पॉइंट लाइन एक ही पॉइंट पे आ चुकी हैं, एक ही पॉइंट पे आ चुकी हैं। पहले लाइट ऐसे आई, उससे टकराई, तो उसने पूरी पूरी कन्वर्ज कर दी इस पॉइंट पे, फिर बाहर निकल रही है। हमें बाहर से क्या मतलब, अरे अंदर क्या रखा हुआ है जिसमें सब लाइट को एक पॉइंट पे ला दिया, तो ऑप्शन क्या रहेगा डी, कॉन्वेक्स रखा हुआ है, सबको उसमें एक पॉइंट पे ही ला दिया। ठीक है,
आगे आओ बच्चों से। देखो बच्चों, ए ट्रेन ट्रेवल सम डिस्टेंस विद स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। अच्छे से देखो बच्चों, ट्रेन बच्चों मूव करी किससे, 30 किलोमीटर पर आवर से, एंड रिटर्न विद स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एवरेज स्पीड पूछ रहा है, एवरेज स्पीड। देखो बच्चों, क्लास में हमने एक जुगाड़ बनाया था, एक तरीका बनाया था। जब जब क्वेश्चन में डिस्टेंस की बात करें और डिस्टेंस की वैल्यू सेम हो, तो v एवरेज कैसे निकालना, 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 कर देना। और जब जब हमारे पास क्या चीज सेम हो, टाइम सेम की बात करें, तो क्या बोल देना बच्चों, v एवरेज इज इक्वल टू क्या बोल देना, v1 प्लस v2 अपॉन 2 बोल देना। मेरी बात समझ में आई नहीं आई? अब खुद सोचो, एक ट्रेन गई और लौट के वहीं पे आ गई। देखा, एक ट्रेन ट्रेवल सम डिस्टेंस विद द स्पीड ऑफ दिस एंड रिटर्न, लौट के आ गई इतनी की रफ्तार से, तो बताओ इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? कुछ नहीं होगी, और सॉल्व कर दो। ये कब लगाना है, जब सेम डिस्टेंस हो। अरे गई और लौट के आ गई, डिस्टेंस सेम है, तो 2 अपॉन 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 45, एलसीएम को बच्चों सॉल्व कर दो। यहाँ देखो 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 45, व्हाट अबाउट एलसीएम बच्चों बोलो, 45 या 90, 90। ये काटो कितना, 3 प्लस 2 यानी कि 5 अपॉन 90। तो 90 को मैं कहां फेंक दूं बच्चों, ऊपर, तो 2 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 5, इसे काटो जरा, इसको कितना आंसर आ गया, 5 बंदा 5। ठीक है, क्या बचे यहाँ पे 4। तो बच्चों कितना आ गया हमारे पास, ये 2 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो खाली 18 है ना, और 18 को मल्टीप्लाई किससे कर दो, 2 से, कितना आंसर आएगा बच्चों, 36 किलोमीटर पर आवर है ना। 18 मल्टीप्लाई करा 36, ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। The numerical ratio of distance to displacement for a moving object is, देखो जरा बच्चों, हमने ये नियम बनाए थे कि डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है। कब, जब वो क्या कर रहा हो, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा हो। बात समझ में आई? तो मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं दोनों तरफ डिस्प्लेसमेंट से, क्या पूछा, देखो न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट से इसको मैं डिवाइड कर दिया बच्चों। देखो डिस्टेंस और यहां पे डिवाइड कर दिया किससे, डिस्प्लेसमेंट से, तो यहां क्या मिलने वाला, सिंपली मुझे 1 मिल जाएगा। ये बात समझ में आई? तो रेशियो डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट फॉर अ मूविंग ऑब्जेक्ट लेस देन 1, नहीं, लेस देन इक्वल टू 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। देखो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अच्छा सुनो, एक बात और सुनो, अरे भाई डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव बट डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, तो डिस्टेंस की वैल्यू उस कंडीशन में डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू छोटी हो गई, एज कम्पेयर टू डिस्टेंस से। फिर करो जरा इसको, तो क्या बोलोगे बच्चों, डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू बड़ी होगी किससे, 1 से। तो मतलब क्या हुआ, दोनों को कंबाइन कर दिया मैंने, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट दोनों कंडीशन के तहत बराबर भी है और बड़ा भी है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ठीक है, चलो आओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। चलो बच्चों, क्वेश्चन कर लीजिए वाला। इन द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन मीटर इज, डिस्टेंस पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है। अब देखो बच्चों, हमें क्या दे रखी है, वेलोसिटी, और ये क्या दे रखा है, सिंपली हमारे पास टाइम, और डिस्टेंस का पूछ रहा है। तो बताओ स्लोप निकालें या एरिया निकालें? अरे हमने क्या कॉन्सेप्ट बनाया था, स्लोप की जब भी हम बात करेंगे वो हमें क्या मिलेगा, सिंपली y अपॉन x मिलेगा, और जब भी हम किसकी बात करें, एरिया की, तो हमें क्या मिलेगा, सिंपली y इंटू एक्स मिलेगा। अब यहाँ है बच्चों वेलोसिटी, और यहाँ पे दे रखा है मेरे पास टाइम, तो अब अगर मैं इसका निकालूं बच्चों एरिया, तो एरिया में क्या करना था, y इंटू एक्स, तो वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, व्हाट वी गेट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट। है ना, कैसे, क्या करो, v इज इक्वल टू क्या बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो v इंटू टी इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, डिस्प्लेसमेंट। तो ग्राफ का आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहां से एरिया, ना के स्लोप। आओ देखो निकालते हैं।
देखो ये क्या बना ऐसे, ये एक ट्राइंगल बना, चाहे ट्रेपेजियम से निकाल दो चाहे अलग निकाल दो, आंसर एक ही आएगा। हम आओ अलग निकाल देते हैं, जरा देखो मुझे ये क्या बनना है हमारे पास, ट्राइंगल। बोलो ट्राइंगल फॉर्मूला क्या होता है, हाफ, अच्छा व्हाट अबाउट बेस 10, व्हाट अबाउट हाइट 10 प्लस, ये क्या हमारे पास बेस 10, व्हाट अबाउट हाइट 10 प्लस, ये क्या हमारे पास ट्राइंगल हाफ, व्हाट अबाउट बेस 10, व्हाट अबाउट हाइट 10। देखो ये कटा कितना है, ये इससे कटा कितना है 5, ये कितना हो गया बच्चों 50, ये कितना हो गया बच्चों 100, कितना हो गया 50, कितना आंसर आ गया बच्चों 200। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, डिस्टेंस पूछ रहा है 200 आ गया हमारे पास, एरिया निकाल दिया इसका हमने, आंसर निकल कर आ गया। अब आगे आते हैं, A and B टू स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, A and B स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, A B और B B स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, ये आ गया हमारे पास स्फेरिकल। इफ ऑब्जेक्ट B इज ट्वाइस लार्जर देन A, मतलब क्या हुआ, रेडियस, दोनों स्फीयर है और स्फीयर का वॉल्यूम किस पर डिपेंड करता है, इसकी रेडियस पे। तो क्या बोला, देखो इफ ऑब्जेक्ट B, तो रेडियस ऑफ B इज ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ A, ठीक है, साइज के अंदर larger than object A, but their densities are same. So density of B and density of A same. The ratio of force required to move them in the same rate will be. अरे फोर्स का मतलब क्या होता है, सिंपली m इंटू ए, है ना, सेम रेट, मतलब क्या होगा बच्चों, व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन, कैसा हो गया इसका, सेम हो गया। लेकिन मुद्दा किस बात का है यहाँ पे, मास नहीं मालूम, तो मतलब दोनों का ए तो मालूम है, तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी रेशियो पूछ रहा है ना, ये भी हमारे पास क्या मिल गया बच्चों, एम ए मिल गया। ठीक है ना, मूव द रेशियो ऑफ फोर्स, ठीक है भाई। अब बच्चों मास को चेंज करो, क्या होता है बच्चों, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इज इक्वल टू मास के बराबर। अब यहाँ पे देखो चेक करो, फोर्स ऑफ ए अपॉन फोर्स ऑफ बी, मास बोलो बच्चों डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम, ए से ए भी मैंने कैंसिल आउट कर दी बिकॉज ऑफ सेम रेट दे रखा है। अब बोलो बच्चों डेंसिटी ऑफ ए और डेंसिटी ऑफ ए, डेंसिटी ऑफ बी, बच्चों ये कैसी है, सेम काट दिया, तो वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन वॉल्यूम ऑफ बी बचा। व्हाट अबाउट वॉल्यूम, 4/3 पाई आर ए का क्यूब, 4/3 पाई आर बी का क्यूब। देखो जो 4 पाई भी कट गया, देखो बोलो क्या बचा ऐसे, फोर्स ऑफ ए अपॉन फोर्स ऑफ बी, आर ए का क्यूब। अब बताओ बच्चों आर बी की वैल्यू किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ आर ए, तो 2 टाइम्स ऑफ आर ए का क्यूब, या खोलो आर ए का क्यूब अपॉन 8 टाइम्स आर ए का क्यूब, आर ए बटो ये भी कैंसिल, तो फोर्स के बच्चों में रेशियो क्या मिल गया, 1:8। ऑप्शन ए इज करेक्ट है। बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से हमें सोचना है कि कैसे क्वेश्चन में क्या क्या पैरामीटर सेम दे रखे हैं। मास की कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन थी, और गिवन किसके टर्म्स में थी, वो डेंसिटी और वॉल्यूम के टर्म्स में, इसलिए इसको हमने पहले क्या करा बच्चों, वहां से मास की वैल्यू निकाला। ठीक है, चलो आओ आगे देखते हैं। देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट पॉइंट मासेस, मास के बीच में लगने वाला फोर्स जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, टू यूनिट मतलब m1 m2 की वैल्यू 1 के बराबर है, और डिस्टेंस, अच्छा dv, डिस्टेंस भी जो r है वो भी हमारे पास 1 दे रखा है, तो 1 1 1, तो बच्चों f की वैल्यू फिर किसके बराबर आ गई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट है ना। तो फोर्स की वैल्यू किसके बराबर आ गई, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बराबर। चलो आगे देखो, देखो ए बॉडी वेट 64 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, बॉडी का बच्चों जो वेट है अर्थ की सरफेस पे कितना दे रखा है, 64 न्यूटन। द डायमीटर ऑफ द अर्थ बिकम्स 2 टाइम्स द वैल्यू ऑफ 2 times the present value. Diameter of the earth become 2 times its present value. Its volume and mass remains unchanged. अभी जाओ देखो, वॉल्यूम एंड मास, जो इसका वॉल्यूम है जो इसका मास है वो जैसा है वैसा ही रहा। और पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं जरा,
देन वेट ऑफ अ बॉडी ऑन द न्यू सरफेस ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू, ठीक है भाई, ठीक है। अर्थ का बच्चों जो इफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ का जो डायमीटर है वो डबल कर दिया हमने, 2D कर दिया है ना। इस कंडीशन में जो वेट है ना, न्यू सरफेस वेट है, न्यू वेट, ये इसकी वैल्यू बच्चों ये, क्योंकि हमें ये पूछ रहा है हमसे, है ना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो पहले देखो वेट का बच्चों फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एफ ये तो बना है एफ बराबर जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर। अरे मेरे भाई जो हमारे पास फोर्स है वही तो हमारा वेट है, वही तो हमारा वेट है। अब यहाँ पे मास किसका है, एक हमारा हो गया, एक मास किसका हो गया, अर्थ का हो गया, ठीक है ना। वही फोर्स हम पे कौन लगाता है, अर्थ, और यही हम इसको, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब जरा देखो पहले तो बच्चों आर को डी के टर्म्स में चेंज करो, तो उसको मैं क्या बोल दूं, तो d क्या होता है बच्चों, 2r के बराबर, तो d बाय 2 इज इक्वल टू r के बराबर, r की वैल्यू पुट करो g, तो f इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर अपॉन 4 तुम्हारा ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। पहले फोर्स को हमने करा डायमीटर के टर्म्स में। अब सुनो मेरी बात को बच्चों, पहले जो कहानी सेम थी बच्चों, पहले जो f है हमारे पास 4gmm अपॉन डी स्क्वायर है, और जब कोई चेंज नहीं करा हमने तो बटा 64 दे रखा है। अब जैसे ही मैंने चेंज करा, नया फोर्स निकालना चाहा, तो 4gmm, अब डी को बच्चों मैंने क्या कर दिया, 2 टाइम्स, तो मैंने 4d स्क्वायर। मेरी बात समझ में आई। अरे ये तो हमने पहले रेडियस को डी के टर्म्स में कर दिया, और उस कंडीशन में मिलने वाला वेट 64 था। अब बच्चों क्या बोला है कि डायमीटर को मैंने डबल कर दिया, तो यहां पर 2d लिखा और स्क्वायर लगा दिया, 4d स्क्वायर हो गया, काटे पीटी कर दी बच्चों, क्या मिल गया मेरे पास आंसर, जी एम एम अपॉन डी स्क्वायर, मेरे पास ये आंसर आ गया, ठीक है। और चेक करो जरा अच्छे से जरा, तो ये पूछ रहा है कि उसकी वेट में कितना चेंज आएगा, हमसे ये पूछ रहा है ना, ये निकालना है हमें। और जरा सिम करो बच्चों, अब देखो मैं ये वाला 4 नहीं हटा रहा है ना, चेंज चेक करने के लिए, देखो हटाओ उसको यहाँ से। अब सुना अच्छे जरा, नया 4 देखो जरा बच्चों, जरा देखो ये वाला जो 4 है इसको मैंने यहाँ पे 1/4 लिख दिया, ऊपर बोलो 4gmm अपॉन डी स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 1/4 तो ऐसे ही आ गया, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर है, ये है बच्चों 64 के बराबर, ये आ गया 64, काट दो आराम से, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो बच्चों क्या आंसर आ रहा है, 64 को 4 से डिवाइड कर दो, जल्दी से करो, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 16 न्यूटन बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है। कुछ नहीं करा, पहले हमने फॉर्मूले को डायमीटर के टर्म्स में करा है, फिर हमने आंसर निकाला इसके अंदर, ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। A block of wood float in a liquid with 4/5 of its volume submerged. सुनो मेरी बात तो बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट जो बनाया था हम लोगों ने इनसाइड किसी भी लिक्विड के अंदर है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ, एक बार देखो, फ्रैक्शनल पार्ट इनसाइड ऑफ द लिक्विड, तो हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, है ना। और एक फॉर्मूला हमने क्या बनाया था बच्चों, रिलेटिव डेंसिटी का, वो क्या बनाया था हमने, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। यहां पे बच्चों पानी फिक्स है, ध्यान रखना चीज को जरा। यहां पर आते हैं, इफ द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वुड इज 0.8, मतलब क्या मालूम पड़ गया बच्चों, 0.8 क्या है, इसकी रिलेटिव डेंसिटी है। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है, व्हाट अबाउट वाटर, 1000, तो बच्चों कितना आ गया हमारे पास, 800, क्या आ गया, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब, है ना। क्या पूछ रहा है कि, क्या पूछ रहा है, डेंसिटी ए ब्लॉक ऑफ वुड दिस, ठीक है भाई, विद 4/5 वॉल्यूम सबमर्ज, पानी के अंदर है, मतलब मैं क्या बोल दूं, फ्रैक्शनल पार्ट इनसाइड लिक्विड, कितना है बच्चों, 4/5 दे रखा है, of its volume, if the relative density of wood this, the density of the liquid, कि density of the liquid क्या होगी बच्चों, ये वाली वैल्यू पूछ रहा है, ये वाली वैल्यू पूछ रहा है। अरे फ्रैक्शनल पार्ट इनसाइड कितना है बच्चों, 4/5, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, ये निकाल दी, कितनी आ गई बच्चों हमारे पास, 800। अब बताओ क्या डेंसिटी ऑफ क्या पूछ रहा है, लिक्विड पूछ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई, डेंसिटी ऑफ लिक्विड शुड बी 800 मल्टीप्लाई 5/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 800 का बच्चों मल्टीप्लाई कर दो और 200 का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 5 से 2 5 10, यानी कितना आंसर आ गया बच्चों, 1000। ऑप्शन ए इज करेक्ट, सही है बिल्कुल।
बच्चों अगला देखो, वेट ऑफ सॉलिड इट 80 ग्राम इन एयर एंड 62 ग्राम इन वाटर, द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ द, अरे देखो याद रखना बच्चों इस बात को, वेट ऑफ वाटर माइनस वेट ऑफ एयर अपॉन वेट ऑफ वाटर, सीधे फॉर्मूला ये लगा देना। हमारे पास अगर वेट के टर्म से बात करें ये लगा देना, डेंसिटी के टर्म से बात करें सीधे ये लगा देना, जुगाड़ याद रखना, काम आसान करना, ठीक है। आओ बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A 4 kg man and 1 kg man, 1 kg, अच्छा मैन नहीं मास, ए 4 kg मास 1 kg मास मूविंग इक्वल, अबे आ रही तो बच्चा भी तो करा था हमने, P1 इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m, तो P2 इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट m, इसका रेशियो निकालना है। व्हाट अबाउट P1, 4/1, 4/1 यानी कि 4 का बाहर निकालो तो 2/1, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। अभी क्वेश्चन कुछ सेम क्वेश्चन आया इसका, देखो अगले पे आ जाओ। Which of the following statement is not correct? जो गलत है वो बताना है। Speed of sound in medium depend on the temperature of the medium, पहली बात। Is sound of single frequency is called note, अच्छा। Sound propagate through medium at a finite speed, sound cannot travel in vacuum, सही बात है। देखो sound cannot travel in vacuum क्या कह रहा है, which of the following statement is not correct, अच्छा sound cannot travel in vacuum, ये तो बात बिल्कुल सही है। साउंड प्रोपोगेट थ्रू अ मीडियम एट अ फाइनाइट स्पीड, हाँ ये बात सही है। साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड नोट, ये बात बच्चों गलत है। ये बच्चों बात, अरे वहां पे नोट भी बनता है तो एंटी नोट भी तो बनता है। अच्छा नोट एंटी नोट क्या है, इसको हम लोग पूरा एवरेज करके पढ़ेंगे अपने 11th क्लास के अंदर। तो साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड नोट, नहीं नोट भी है तो एंटी नोट भी होता है वहां पे, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज गलत हो जाएगा इसका। आ जाओ, विच an object vibrate at 100 hertz, its time period, तो frequency is equal to बच्चों 1/t और t is equal to 1/f और t is equal to 1/100, कितना आ गया 0.01, 0.01, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। आगे आ जाओ, चलो बच्चों यहां पर आ जाओ सब। For the law of refractive index of light, the refractive index mu of a medium is given by, from the law of refraction of light, the refractive index mu of a medium is given by, किसी भी मीडियम का mu हम कैसे निकालें, ये हमें निकालना है। mu is equal to क्या बोला, mu is equal to cot r, क्या बोला है इसने, if incident light fall normal on the given surface, जब कोई भी बच्चों लाइट नॉर्मली फॉल करती है, जैसे नॉर्मली फॉल करेगी तो नॉर्मली वापस हो जाती है, इसको याद रखना। तो वहां पे क्या होता है, आई की वैल्यू, आर की वैल्यू, दोनों की वैल्यू कितनी हो बच्चों, 0 हो जाती है। म्यू कॉस आर इफ इंसिडेंट लाइट फॉल्स नॉर्मल ऑन सरफेस ऑफ गिवन, ये भी नहीं है। इफ म्यू इक्वल टू 0 इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। म्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंस एंगल, म्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंस एंगल। अभी चेक करते हैं बच्चों, म्यू की वैल्यू क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करती है, अरे नहीं, अरे भैया ये तो हो गया इसका आंसर। इफ म्यू, सही बात है बिल्कुल, अरे म्यू डिपेंड करता है मीडियम कैसा है, म्यू डिपेंड करता है बच्चों मीडियम कैसा है। तो यही बात बिल्कुल सही बात कर रहा है कि म्यू की वैल्यू कैसी है, इंडिपेंडेंट है, एंगल पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। आगे आ जाओ, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर देखो कितना है, ईटा ऑफ वाटर 4/3 एंड दैट ऑफ ग्लास 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, मतलब पहले किसका है, ग्लास का है, फिर वाटर का है। तो कितना बच्चों, पहले ग्लास का है 3/2, 4/3, तो 9 कितना आंसर आ गया हमारे पास 8, 9/8, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, एन इलेक्ट्रिसिटी यूजर पे 1200 रुपीज, बच्चों 1200 रुपीज पे कर रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर एवरी मंथ ऑन विच हिज इलेक्ट्रिक कंजप्शन चार्ज इज 900। अब मेरी बात ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रिसिटी का बच्चों जो बिल है वो कितना दे रखा है हमारे पास 900, तो हमें इस पे काम नहीं करना है, हमें काम बच्चों किस पे करना है, 900 पे काम करना है। इफ ही ऑपरेट डुअल कॉइल हीटर
अच्छा, डुअल कॉइल हीटर यूज कर रहा है और जिसकी पावर दे रखी है इतनी, है ना, तो पावर ऑफ द डुअल कॉइल कितनी होगी बच्चों, पावर 51500, क्यों, एक है ना, एक की इतनी है और डुअल यूज कर रहा है। एंड फैन, ये कैसा हीटर का हो गया, पावर ऑफ बच्चों फैन कितनी है हमारे पास, 75 वॉट की है, और एलईडी कितनी है हमारे पास, 10 वॉट की है। अब इसको यूज कर रहा है बच्चों किसके लिए, 1 आवर के लिए, इसको यूज कर रहा है 12 आवर के लिए, इसको यूज कर रहा है वो 10 आवर के लिए है रेस्पेक्टिवली। द अमाउंट ही पे फॉर ईच कंज्यूम, अरे एक यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी, ठीक है ना, पे इतने कर रहा है, और निकालते जरा बच्चों। पहले इसको हम लोग क्या निकालें इसकी, कि पहले इसकी ना इसने कितनी एन यूनिट खर्च करे। अब देखो पावर इनटू टाइम हमें क्या मिलेगी बच्चों, एनर्जी, पावर इज इक्वल टू क्या, एनर्जी अपॉन टाइम, तो पावर इनटू टाइम वी गेट द वैल्यू ऑफ एनर्जी। मल्टीप्लाई करो, यहां से कितना आया देखो, पहला बच्चों का कितना मिलेगा, 1500 मिला। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आएगा हमारे पास, फिर प्लस कर दो इसको, तो 100 तो बच्चों किसका हो गया, देखो 100 हो गया किसका, एनर्जी बच्चों 100 किसकी आ गई, इसकी एलईडी की। अब किसकी निकाल ली है मुझे, फैन की। तो बच्चों उसकी कितनी आ गई हमारे पास 900। अब 900 प्लस 1 100, और ये कितना है बच्चों 2500, है ना, किलो वॉट, है ना। अब देखो इसमें क्या करना, किलो वॉट, एक बार देखो इसको ऐड करा मैंने, देखो कितना मिला मुझे 2500 वॉट आवर। अब मैंने उसको क्या बोल दिया 2.5 किलो वॉट आवर, है ना। और बच्चों इसकी जो वो पे कर रहा है, कितना पे कर रहा है वो 900 पे कर रहा है, तो मतलब क्या होगा बच्चों, एक यूनिट निकालना है। तो व्हाट अबाउट द टोटल, यहां देखो जरा, देखो जरा, पूरा पे करा उसने 900, किसके बराबर आ गया बच्चों, कितना आया हमारे पास 2.5, यानी कि कितना आ गया हमारे पास, सिंपली 1 यूनिट। और जरा देखो, तो 9000 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू, सिंपल हमें क्या मिलेगा बच्चों, 1 यूनिट की वैल्यू यहां से निकल कर आराम से आ जाएगी। डिवाइड कर दो, चलिए से करो उसको डिवाइड, तो यू गेट द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, है ना। 1 यूनिट का ही मतलब क्या होता है हमारे पास, एक यूनिट में किसमें कितना पे कर दिया। आओ आगे देखो इसे अब, three registered this are contained in parallel across this, the potential drop across 3, देखो देखो पहले देखो क्या बच्चों, एक तो हमारे पास कितना 2, फिर कितना बच्चों हमारे पास 3, और फिर कितना हमारे पास 5, ये है 2, ये है 3, ये है 5, है ना। कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 10 वोल्ट, ये लगा दी मैंने बैटरी, कितने की यहाँ पे लगा दी, कितनी 10 वोल्ट की बैटरी ये लगा दी। एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, द पोटेंशियल अक्रॉस 3 ओम, अरे आइए पैरेलल में बच्चों पोटेंशियल चेंज नहीं होता है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, खाली पैरेलल में पोटेंशियल सेम रहता है, ठीक है। और उस पे वाली से अब तो क्या बोला उसने, इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड, व्हाट अबाउट वोल्टेज 200 वोल्ट, पावर है बच्चों उसके पास 100 वॉट, 5 सच बल्ब बर्न फॉर 4 आवर्स, द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, अच्छा देखो जरा अच्छे समझना, पहले देखो जो ये वॉट दे रखा है, ये इसकी पावर, ये कितनी पावर दे रखी है। अब देखो क्या पूछ रहा है कि कितना उसे पे करना पड़ेगा, जब पावर दे रखी है और 5 सच बल्ब बर्न फॉर 5 आवर्स, मतलब क्या उसकी एनर्जी निकाल लेते हैं। जब एक की इतनी है तो बच्चों 5 की कितनी हो जाएगी हमारे पास, पावर कितनी होगी 5 की हमारे पास, कितनी होगी हमारे पास 500, और किससे मल्टीप्लाई कर दूं उसको एनर्जी निकालने के लिए बच्चों, पावर इनटू टाइम। व्हाट अबाउट पावर 500 एंड व्हाट अबाउट टाइम 4 आवर, ये आ गया हमारे पास, कितना है 4 5 20, ये 2 जीरो बच्चों ये आ गए हमारे पास। और क्या पूछ रहा है बच्चों कि कितना है हमारे पास 2 किलो वॉट आवर, और एक का कितना पे करना है उसको 1/2 पैसे, देखो ना 50 पैसे, तो मैंने रुपीस में कर दिया, तो कितना पे करना पड़ेगा उसको सिंपली 1 रुपया खाली, बस, है ना। आओ अगले क्वेश्चन पे आओ, सिंपल क्वेश्चन है अपने पास, ये तुम्हारा बच्चों लास्ट क्वेश्चन आ गया। तो क्या पूछ रहा है, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर डिपेंड अपॉन, रेजिस्टिविटी बच्चों किस पे डिपेंड करती है, रेजिस्टिविटी से डिपेंड करती है द नेचर ऑफ द मटेरियल, और रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, लेंथ पे, एरिया पे, नेचर पे, सब पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। लेकिन रेजिस्टिविटी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, उसका नेचर क्या है उस मटेरियल का, ठीक है बच्चों। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, आई होप यहां तक कि आपको पूरी कहानी समझ में आई होगी। आप लोग आराम से यहाँ पे आइए, कोचिंग को ज्वाइन करिए और ऐसे ही फास्ट ट्रैक में अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करिए।
ठीक है स्टूडेंट, चलिए ठीक है, इतना पढ़िएगा अच्छे से।